नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल जो क्लास थी अपनी वो अपलोड नहीं हो पाई और वो वीडियो भी क्रैश कर गया। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी फिर। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन को ओपन, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले कर्नाटका में देश की पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ठीक है। सरकारी एआई यूनिवर्सिटी। उसके बाद नई फर्न एक है जो पौधा है, उसकी एक नई प्रजाति मिली है। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में मिली है और राजस्थान के प्रोफेसर का ये कमाल है। इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। राजस्थान ने जो है 2.1 की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो दर है वो हासिल कर ली है। नेशनल रेसलिंग के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में राजस्थान ने क्या समझौता किया उसके बारे में भी बात करेंगे। विधानसभा के अमृत महोत्सव के बारे में बात करेंगे। भारत टैक्सी 2026 राजस्थान में भी लागू होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तिब्बत मुद्दे के बारे में बात करेंगे। साथ ही एनर्जी संकट के बारे में बात करेंगे कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर किस तरह का संकट है। इन सारे तमाम मुद्दों के बारे में आज के डिस्कशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो ये है कि देश की जो पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी है वो बेंगलुरु में स्थापित होने जा रही है। और बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे। कर्नाटक सरकार ने 100 एकड़ में देश की पहली सरकारी एआई इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना करने जा रही है। एआई का हब बनेगा। स्टार्टअप कंपनीज, शिक्षण संस्थान, इंक्यूबेशन सेंटर, ये सारे जो है यहाँ पे संचालित हो सकेंगे। कक्षा 6 से ही जो है एआई यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। ग्रीन डेटा सेंटर जो है वो बनेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ग्रीन डेटा सेंटर क्या होते हैं, है ना। ग्रीन डेटा सेंटर, सबसे पहले तो अपन डेटा सेंटर समझते हैं। देखिए दोस्तों, डेटा सेंटर क्या होते हैं कि बहुत ही बड़े स्केल पे, ठीक है, बहुत ही बिग स्केल पे बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने होते हैं जहाँ पे डेटा इस तरह की मशीन्स में प्रोसेस होता है। और ये तो बहुत सिंबॉलिक पिक्चर है, एक्चुअल में जो डेटा हाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, राइट। और वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स जो है सेमीकंडक्टर चिप्स के माध्यम से डेटा वहाँ पे स्टोर होता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी यानी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, राइट, है ना। और इसकी वजह से जो है यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को कूल रखने के लिए यानी कूलिंग के लिए बड़े बड़े एसीज की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपको पता है एनर्जी तो लिमिटेड है और एनर्जी की वजह से जो एमिशन होता है एसी वगैरह का वो भी एक अलग मुद्दा है। इस वजह से ग्रीन डेटा सेंटर का जो निर्माण है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ग्रीन का मतलब कि निर्माण ऐसा हो कि बिल्डिंग में कूलिंग के लिए यानी कि ठंडा करने के लिए कम एसी की रिक्वायरमेंट हो, सबसे पहली चीज़। इवन विदेशी बहुत सारे देशों में तो अंडर वाटर यानी पानी के अंदर समुद्र के किनारे भी जो है डेटा सेंटर बनाने के जो प्रयास है, जो तरीके हैं, मॉडल है, वो अपनाए जा चुके हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। साथ ही अगर एनर्जी आपको लेनी भी है तो सौर और पवन जो ऊर्जा है उससे ली जाए, ये कोशिश इसमें की जाती है। तो ग्रीन डेटा सेंटर से आप समझ गए। तो दो जो ग्रीन डेटा सेंटर है वो भी बनाए जाएंगे कहाँ पे? कर्नाटक में। और वो कहाँ पे? तटीय सेक्टर में, समुद्र के किनारे, राइट। क्या याद रखना है? देखिए, देश की पहली जो एआई यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी, वो स्थापित होने जा रही है कर्नाटक के बेंगलुरु में। 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनेगी। साथ ही ग्रीन डेटा सेंटर भी दो जो है कर्नाटक की सरकार बनाने जा रही है। ग्रीन डेटा सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे या तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात की ऊर्जा की जो खपत है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाता है, बिल्डिंग का मॉड्यूल इस तरह का बनाकर। तो इस न्यूज को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए, नई फर्न की एक जो प्रजाति है उसकी खोज की है। यह आपका जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, एनवायरमेंट, ठीक है, यानी कि पर्यावरण का जो सेक्शन है वहाँ पे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो प्रजाति को जो नाम दिया वो दिया ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी। ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी। राजस्थान के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की सीमा पे मैनाल सेक्टर है और वहाँ से ये वनस्पति की नई जो सौगात है वो मिली है, ठीक है। देखिए, पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? अब आपको पता है मैनाल जो है संरक्षित क्षेत्र भी है। अब आपको ज्योग्राफी में ये पढ़ना होगा और ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट में कि भाई मैनाल कहाँ पे अवस्थित है।
तो आपका ये डेटा भी यहाँ से तैयार हो जाता। तो मैनाल से मिलिए। खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर BL यादव। माणिक्यलाल वर्मा जो विश्वविद्यालय उसके पूर्व विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, 2010 में इन्होंने पहली बार देखा था इस प्रजाति को। उसके बाद 2018 में इन्होंने देखा कि कुछ DNA चेंजेस जिसमें शो हो रहे हैं, यानी कि गुणसूत्र से अलग होने के संकेत ये प्रजाति दे रही है। उन्होंने फर्दर रिसर्च करी, DNA की सीक्वेंसिंग करी और उसके बाद अलग होने की पुष्टि की कि ये जो प्रजाति अपने आप में अलग है, जिसका अभी तक हमें पता नहीं था। ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी नाम कैसे रखा? इनके जो गुरु थे चतुर्भुज गेना, जो पूर्व कुलपति थे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के, उनके नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा है। ठीक है, इस वंश की 60 प्रजातियां भारत में, पूरी दुनिया में है, वर्ल्ड में। ठीक है, उनमें से 25 जो है इंडिया में। ठीक है, और इनमें से 8 केवल मैनाल सेक्टर में, और नई कौन सी है आप नाम याद रखेंगे, ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी। क्या उपयोगिता है? देखिए, एक तो ये जो वनस्पति जहाँ पे होती है वहाँ मिट्टी का कटाव रोकने में सहायता मिलती है। अब आप दोबारा ज्योग्राफी में आ जाओ। हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख तत्वों में क्या है? पहला जैसे अपरदन हो गया, यानी कि हवा की वजह से जो कटाव होता है। दूसरा आपका हो जाता है बहाव की वजह से, पानी की वजह से। ठीक है, पानी का कटाव, जो कि कहाँ पे ज़्यादा होता है? चंबल सेक्टर में ज़्यादा होता है, चंबल सेक्टर में ज़्यादा होता है। और ये जो है अपरदन कहाँ पे? मरुस्थली सेक्टर में ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का क्या समाधान बन जाता है ये, है ना? तो ऐसे आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करना है। साथ में इसका मेडिकल में भी यूज है, अगर कहीं चोट लगी है, सूजन है, इस तरह का जो यूज है वो भी है। औषधीय अनुसंधान में भी उपयोगी है। फ्यूचर में भी कोई मेडिसिन इससे डेवलप की जा सकती है। आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट? तो याद रखेंगे प्रजाति का नाम, प्रोफेसर का नाम याद रखेंगे BL यादव, और साथ में ये छोटी सी इसकी उपयोगिता जो है उसको भी आप याद रखेंगे। अब जो है जनसंख्या वृद्धि, तो अब एज सच पूरे देश में लगभग 2.2 का जो है एवरेज आ चुका है। TFR दर किसको बोला जाता है? देखिए, TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कुल प्रजनन की दर क्या है। और जब TFR 2.1 हो जाता है ना, तो जनसंख्या स्थिर मानी जाती है, यानी कि अब कोई बड़ी बढ़ोतरी जनसंख्या में नहीं होगी, है ना? जितने लोग की डेथ होगी उतने नए बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये रेशियो बना रहेगा। तो राजस्थान की जो है TFR 2.1 बताई गई है, जो कि इंडिया के औसत से भी बेहतर हो गई है। यानी कि राजस्थान ने जनसंख्या के मामले में स्थिरता, स्टेबिलिटी जो है हासिल कर ली है। तो एक बात तो ये हो गई। और यूपी और MP से बेहतर है, यानी यूपी और MP की जो TFR है वो 2.1 से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें जो रीजंस बताए जा रहे हैं बहुत मच इंपॉर्टेंट नहीं है, कि इन्होंने जो है जो मेजर्स जो सरकारी पहले इन्होंने अपनाई उससे फायदा मिला, ये पूछा जा सकता है। परिवार कल्याण जो जिला पुरस्कार है वो भी हाल ही में दिया गया। प्रथम पुरस्कार मिला है चित्तौड़ को, सेकंड मिला है सीकर को, तीसरा मिला है कोटा को, और चौथा मिला है करौली को। ये सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। पुरस्कार की राशि याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कौन से जिलों को मिला है और ये किस लिए, ये जनसंख्या वृद्धि और इन सारी चीज़ों पे परिवार कल्याण के मामले में बेहतर काम इन जिलों ने किया है। अब देखिए, अंडर 23 जो नेशनल रेसलिंग जो चैंपियनशिप थी उसमें राजस्थान तीसरे नंबर पे रहा, और ये अच्छी बात है, राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ था? अंडर 23 नेशनल रेसलिंग का, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। रोहतक हरियाणा में। पहली चीज आप याद रखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, कौन से इवेंट का? अंडर 23 रेसलिंग का, नेशनल का। ठीक है, रोहतक हरियाणा में हुआ, और यहाँ राजस्थान के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते हैं टोटल। ठीक है, और पहली बार टीम ने जो है 3rd पोजीशन हासिल करी है, ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, रेसलिंग जो है परंपरागत रूप से राजस्थान का उस तरह से गेम्स नहीं रहा है। आप अगर रेसलिंग के बड़े प्लेयर्स देखेंगे तो लगभग हरियाणा से आपको मिलेंगे, पर राजस्थान का हाल ही के दिनों में इसमें जो है अच्छा प्रदर्शन एक उम्मीद जगाता है, और राजस्थान के लिए गौरव की बात भी है। हल्का सा याद कर लेंगे, गोल्ड जो जीता है अश्विनी विश्नोई ने जीता है, रजत यानी कि सिल्वर जो जीता है कोमल वर्मा ने, और कांस्य निशा सैनी ने जीता है, एक और कांस्य माया माली ने। यानी कि एक गोल्ड हो गया, ठीक है, एक सिल्वर हो गया, और 2 आपके ब्रॉन्ज हो गए, राइट? तो ये बात भी आप याद रखेंगे, है ना? इधर राजीव दत्ता जो है राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है हमारे लोकसभा जो स्पीकर है, आप बताएंगे मुझे कौन है लोकसभा स्पीकर? माननीय ओम बिरला जी, ओम बिरला, इनके निजी सचिव भी है ना। तो
तो राजीव दत्ता जी का नाम भी आप याद रखेंगे, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने बोला कि शानदार प्रदर्शन किया, ये तो हमें भी दिख रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखिए ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि भारत ने बनाया, किसके साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके, है ना। और अब इसमें कितने 128 देश हो चुके हैं, यानी कि 2 तो ये हो गए और 126 जो है दूसरे देश, टोटल मिलके कितने हो गए? 128 देश हो गए, राइट। अब राजस्थान सरकार ने समझौता किया है इस संगठन के साथ में। अब ये जो आईएस है इसका हेडक्वार्टर है आपका गुड़गांव में, इसको आजकल गुरुग्राम बोला जाता है, ठीक है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और इस संगठन के साथ में समझौता किया है। किसके बारे में समझौता? देखिए संगठन ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और आपको पता है सौर ऊर्जा में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, अच्छा खासा है। यानी कि अगर आप देखें कि वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग क्या है? सेकंड, और इंडिया में राजस्थान की रैंकिंग भी सेकंड है ना। इससे आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में इंडिया भी वर्ल्ड में सेकंड है और राजस्थान इंडिया में सेकंड है, ठीक है। तो राजस्थान ने स्वच्छ ऊर्जा उसको ही बोला जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा को आप सब समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो गया आपका? सौर ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, पवन ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, इसके अलावा आपकी बायोगैस आ जाती है, ये सारी इसमें आती है, ठीक है। 128 सदस्य देश है इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका जो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है इस पे हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान राज्य देश में जो है पहला राज्य बन गया है। देश में क्या बन गया? पहला राज्य बन गया। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इस फ्रेमवर्क का नाम भी याद रखना है, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, और इसको हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया, राइट। चलिए, उद्देश्य क्या है इस समझौते के? मुख्य बिंदु क्या है कि 2030 तक 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो हासिल करना है, पहली चीज। 2035 तक व्यापक एनर्जी ट्रांजिशन प्लान, व्यापक का मतलब है कि बड़े स्तर पे, बड़े स्तर पे, बड़े स्तर पे, जैसे अभी कोयला मान लीजिए यूज होता है, तो कोयला को प्रतिस्थापित करके हमें सौर और पवन ऊर्जा पे काम करना, ये हो गया व्यापक ट्रांजिशन। बैटरी एनर्जी स्टोरेज, हमें क्षमता निर्माण करना है। क्षमता निर्माण का मतलब कि हमें बड़ी बैटरीज के स्टोरेज का जो है एक सेटअप जो है तैयार करना है, और सौर ऊर्जा का एकीकरण करना है। एआई आधारित बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाना है, ऐसी तकनीक हमें विकसित करनी है। और पायलट परियोजना जो है किसके द्वारा? अजमेर विद्युत निगम के द्वारा चलाई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आईएस इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। राजस्थान सरकार ने इसके साथ समझौता किया है, किसके तहत? फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत। फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत क्या क्या करने वाले हैं? 2030 तक 125 गीगावाट का जो लक्ष्य है, 2035 तक बहुत बड़े स्तर पे एनर्जी को चेंज करना, ये तमाम बातें इसमें आप याद रखेंगे। मुख्य सचिव आरती डोगरा जो है उसने, और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक आशीष खन्ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और सीएम साहब इसमें उपस्थित थे, इन्होंने ये समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान भी सेकंड नंबर पे है और इंडिया भी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, राइट। चलिए, अब विधानसभा हमारी जो पहली बैठक हुई थी वहां से लेके अब तक 75 साल हो गए, और इस वर्षगांठ को मनाने के लिए एक शानदार गौरव यात्रा का कार्यक्रम जो आयोजित किया है। इस गौरव यात्रा में क्या अभी के एमएलए 200 प्लस अभी जितने भी जीवित जो एमएलए हैं आज तक जो रहे वो सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राइट। सबसे पहला जो सत्र है वो 29 मार्च 1952 शनिवार को, शनिवार तो इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना, बट ये डेट आप याद रखेंगे, राइट। डेट आप याद रखेंगे, 29 मार्च 1952 को पहला सत्र हुआ, पहली बैठक हुई थी, प्रथम विधानसभा जो हमारी गठित हुई, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये भी आप याद रखेंगे? टाउन हॉल हवा महल के पास, जयपुर। अध्यक्ष कौन थे पहले? नरोत्तम लाल जोशी, ये भी आप याद रखेंगे। उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत, और विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। ये तमाम बातें आप याद रखेंगे, एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है। जब आपने 75 वर्षों का उत्सव मनाया है तो ये न्यूज में। 16वीं विधानसभा है हमारी अदी वाली अभी जो है, और इसके पूर्व और इसके वर्तमान जो विधायक है सारे एक मंच पे थे। उद्घाटन आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया, ये भी आप याद रखेंगे। समापन जो है सीपी राधाकृष्णन साहब ने किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी उपस्थित रहे, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम, ठीक है। 75 वर्षों का ऐतिहासिक जो कानून थे उन पे डिस्कस किया, लोगों ने अपनी बात रखी। जो बड़े फैसले राजस्थान सरकार ने आज तक लिए उनके बारे में बात रखी, संसदीय मूल्य और परंपराओं के बारे में डिस्कस किया, और विधानसभा का किस तरह डिजिटल रूप से जो ट्रांजिशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है, उसके बारे में इन लोगों ने बात करी। अब देखिए राजस्थान विधानसभा का तब से अब तक आंकड़े, 3 राज्यपालों ने 3 कार्यकाल पूरे किए, यानी कि 3 ने 3-3 बार जो है पूरा टेन्योर किया है, और कुल 38 जो है लोग, 38 लोग अब तक राज्यपाल बने हैं, ठीक है। 12 अब तक मुख्यमंत्री बने 1952 से अब तक। 16 नेता प्रतिपक्ष बने हैं,
इन 75 वर्षों में, क्योंकि 16 विधानसभा, 16 नेता प्रतिपक्ष, और 18 जो है विधानसभा अध्यक्ष बने, पहले थे नरोत्तम लाल जोशी। अब देखिए आपकी जो राजस्थान पॉलिटी आपके सिलेबस में है, राजस्थान राजनीति है, और राजस्थान राजनीति में ये सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है इनके प्रावधान, प्रावधानों के साथ ही इनके नाम। तो देखिए आज याद करो, आज से 6 महीने बाद याद करो, या जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले याद करो, या बिना याद करे आप एग्जाम में जाओ, तो यहाँ तो आप फेल हो जाएंगे, राइट। यहाँ आपको या तो यहाँ याद करना पड़ेगा, या यहाँ, और या फिर आज। और सबसे बेस्ट क्या है, आज ही याद करो, ठीक है। प्लीज़ ओपन योर इंटरनेट, ठीक है, अपनी इंटरनेट गूगल ओपन कीजिए, उसमें लिस्ट की टिल डेट राजस्थान सीएम लिस्ट, ठीक है। जैसे टाइप करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए और याद करिए। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ उनकी टाइमिंग भी आ जाएगी, कब से कब तक रहे, इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, इसके साथ ही राज्यपाल, ठीक है। मुझे पता आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बट यकीन मानिए दोस्तों, ये 1 से 1.5 घंटा आपको लगाना ही पड़ेगा। आज लगाने का फायदा क्या है, पहली चीज़ आप अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे, याद कर लेंगे। जब भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा आप एडवांटेज में होंगे। कैसे होंगे, उस दिन हो सकता है आपके पास लोड ज़्यादा हो याद करने का, बट आपने ये सब याद कर रखा हो तो आप इजी फील करेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन को राइट टिक करने की आपकी जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखिए INS जो महेंद्र गिरी है, इस तरह का युद्धपोत होता है जो हाल ही में भारत सरकार ने कमीशन किया है इंडियन नेवी में। T-17 एक श्रेणी चल रही है, और इसका 6ठा जो है फ्रिगेट है, यानी कि 6ठा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में इसको शामिल किया है, महेंद्र गिरी को कमीशन किया है। आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली इस पर लैस हो सकती है, जैसे ये ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, यानी कि इसके ऊपर से कोई भी मिसाइल जो है फायर की जा सकती है। इसकी रडार जो तकनीक है वो शानदार है, और स्टील्थ तकनीक जिसके बारे में हमने लगातार बात करी है ना, इसको दोबारा पढ़ाने के लिए लेकिन हल्का सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जहाज है, ठीक है, अगर इसमें नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो क्या होता, मान लीजिए समुद्र में यहाँ पे कहीं बहुत दूर, मान लीजिए 1000 मील दूर पाकिस्तान की सबमरीन है ना, पाकिस्तान की सबमरीन पे लगा हुआ एक रडार, ठीक है, और रडार हमेशा जो है चारों दिशाओं में वो रेडिएशन अपनी तरंगे भेजता रहता है। अगर ये नॉर्मल सब हमारा जो है जहाज होता, तो यहाँ से रेडिएशन टकराता और वापस लौट के जाता, कहाँ, पाक की इस सबमरीन के पास, और इसको इंडिकेट करता कि यहाँ पे ना इतनी बड़ी एक इस शेप की जो है संरचना यहाँ पे घूम रही है, कुछ भी एनीथिंग XYZ, है ना, तो उनको आइडिया लग जाता, अच्छा ये इंडिया का जहाज है और ये इस तरह का जो है एक संरचना वहाँ पे। तो अगर लड़ाई होती है मान लीजिए, तो इसको अटैक करना उनके लिए आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि एक पाथ जो है रडार फॉलो कर रहा है, इधर तरंगे आ रही है, इधर से जा रही है। बट अगर इनकी जो तकनीक है वो स्टील्थ है, यानी कि इसकी जो बाहरी संरचना है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो ये जो रडार की तरंगे आएगी, ये आते ही यहीं ऑब्जर्व कर लेगी, इनको वापस लौट के नहीं जाने देगा। जब ये वापस लौट के नहीं जाएगी, तो इस पाकिस्तान की सबमरीन को कभी भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे इंडिया का कोई जहाज है, इंडिया का कोई जो है फ्रिगेट वहाँ पे मौजूद है। तो हमारे लिए ऑपरेशन करना आसान हो जाता है, ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अब इसी स्टील्थ टेक्नोलॉजी को आप लागू कर लीजिए ऊपर जो एयरक्राफ्ट हवा में जहाज तैरते हैं उनके ऊपर, सबमरीन के ऊपर, कहीं पे भी। बेसिक बात यह है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड जो है, उसने मेक इन इंडिया पहल के तहत, यानी कि ये स्वदेशी निर्मित है, इसका निर्माण किया है। बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, पूछा जा सकता है। नीरू डांडा भारतीय आर्मी की एक अफसर है, ऑफिसर है, ठीक है। इन्होंने ISSF शॉटगन एक प्रतियोगिता होती है बेसिकली शूटिंग जैसा ही होता है, उसका जो वर्ल्ड कप था 2026, इसमें गोल्ड जीत लिया है। क्या जीत लिया है? गोल्ड जीत लिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निशानेबाज नीरू ढांडा इटली के लोनाटो में आयोजित हुई थी ISSF, ठीक है। और पहला व्यक्तिगत स्वर्ण है विश्व कप में भारत की किसी भी प्रतिभागी का, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आयोजन स्थल को भी आप याद रखेंगे, और भारत की व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए, सिरोही की एक एंजल है, ठीक है, छोटी बच्ची है, स्कूल गोइंग बच्ची है। इन्होंने मिशन शक्ति जो है इसरो का एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है,
अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों का साइंस के प्रति रुझान देखा जाता है और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट करके इस मिशन के तहत इसरो के साथ कनेक्ट किया जाता ताकि उनमें और ज़्यादा अच्छी लर्निंग, अच्छी साइंटिफिक स्किल जो है डेवलप हो सके। ठीक है, पिंडवाड़ा जो तहसील है सिरोही की, वहाँ की छात्रा है एंजल कुंवर, उनका चयन देश की प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के लिए हुआ है। देश भर में 21 जो है गर्ल्स चयनित हुई है और उसमें से एकमात्र है हमारे राजस्थान से, वो है कौन है, एंजल कंवर। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र चयनित छात्रा है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल झाड़ुली में ये पढ़ाई करते थे। अटल टिंकरिंग लैब के तकनीकी मॉड्यूल इन्होंने बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, ऑनलाइन असेसमेंट, इन सारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके इनको चुना गया है। नीति आयोग के सहयोग से स्पेस किड्स इंडिया कार्यक्रम जो चलता है उसके तहत इनका सिलेक्शन हुआ है। 10 दिन का इनको प्रशिक्षण मिलेगा और राजस्थान का गौरव एकमात्र बच्ची जो इसमें सेलेक्ट हुई है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आपसे अगर सिंपल कोई पूछ लिया जाए कि भारत टैक्स 2026 क्या है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ऑप्शन ए दिया जाता है कि ये भारत का जहाज है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दिया जाता है कि ये वस्त्र परिधान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। ठीक है, जुड़ा हुआ कार्यक्रम। सी आपको दिया जाता है कि ये आयकर बढ़ाने की एक मुहिम है। ठीक है, और डी एक्स वाई जेड कुछ भी, है ना, इस तरह आपको दिया जाता है और आपने नहीं पढ़ा। अब आप दिमाग लगाते हैं, भारत टैक्स, अच्छा टैक्स है, टैक्स से जुड़ा हुआ, ये बोला नहीं यार ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अच्छा ये भी नहीं, हाँ यार यहाँ आयकर की बात हो रही है, ये होगा, आप इसको टिक करते हो, ये आपका रॉन्ग होता है। ठीक है, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी माइनस में जाते हैं और अल्टीमेटली आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, क्योंकि टैक्स लिखा है भारत टैक्स 2026, बट ये टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, राइट, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ। अभी तो आपको लग रहा होगा नहीं सर हमें तो पहले ही लग रहा था कि ये वस्त्र वाला है, ये राइट आंसर है, ये आपको देख के लग रहा होगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता, ब्लैंक होते, तो आप गलती करते, राइट। तो भारत टैक्स 2026 एक जो है बड़ा आयोजन दिल्ली में आयोजित हो रहा था। वहाँ पे राजस्थान सरकार ने भी, राजस्थान का जो वस्त्र मंत्रालय, उसने भी अपनी स्टॉल लगाई। स्टॉल का मतलब होता है, देखिए बेसिकली एक बड़ा सा, मान लीजिए ये इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है राज्यों के एक स्टॉल आवंटित की, ये एरिया राजस्थान के लिए, ये यूपी के लिए, ये उत्तराखंड के लिए, ये हरियाणा के लिए, ये आपका पांडिचेरी के लिए, ऐसे करके यहाँ पे राजस्थान ने मान लीजिए अपना जो बेस्ट जो आइटम्स है उनके यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा देते हैं। तो ये तमाम बातें इस तरह से काम करती है, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे ना। 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम जो एक आयोजन स्थल है, वहाँ पे भारत टैक्स 2026 का आयोजन किया गया। राजस्थान ने 209 वर्ग किलोमीटर का पवेलियन वहाँ पे लगाया, जयपुर गुलाबी नगर की थीम पर। भव्य प्रवेश द्वार उन्होंने बनाया इस ऐतिहासिक अजमेरी गेट की तर्ज पे। पूछा जा सकता, देखिए, है ना। अभी जो कल सेकंड ग्रेड का जो 7-8 दिन पहले, जो 5-6 दिन पहले जो पेपर हुए बेसिकली, उनमें भी काफ़ी डीप, बहुत सारे क्वेश्चंस में डीप जा रही है आरपीएस, है ना। और ये मात्र सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं कि भाई कोई एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का या आरएएस का या फर्स्ट ग्रेड का कोई एग्जाम हो, बट छोटे एग्जाम्स में भी वो कुछ क्वेश्चंस में डीप जा रही है, तो इस तरह का पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आंकड़े उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 स्टॉल लगाए राजस्थान ने, वस्त्र, हस्तशिल्प, बगरू सांगानेरी, ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, कसीदाकारी, एपिल वर्क, लहरिया, बंदेज, इन सब के बारे में जो है उन्होंने लगाए। और आपने अगर मान लीजिए जीआई टैग के बारे में जो होमवर्क मैंने दिया था वो अगर किया होगा आपने, है ना, जिसके चांसेस थोड़े कम है कि हो सकता है आप में से 20% लोगों ने किया हो, ठीक है, 30% लोगों ने किया हो, बट 100% ने नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। मैं भी, मुझे रॉन्ग साबित कीजिए, ठीक है। अगर आपने किया है तो आपको तुरंत दिमाग में आता, अच्छा सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, ये भी जीआई टैग है, कोटा डोरिया, ये भी जीआई टैग है, ठीक है, लहरिया बंदेज, ये भी जीआई टैग है, ठीक है। इस तरह से आपको, क्योंकि अभी हाल ही में 24वां जो जीआई टैग है वो किसको मिला है, जोधपुरी मोचेरी को, ये आपको पता है, ठीक है। अब आगे एक रिपोर्ट आई है। बेसिकली हम हमेशा से बात करें कि भाई 2035 तक हमें इतनी नवीकरणीय ऊर्जा बनानी है, 2047 तक हमें बिल्कुल नेट जीरो, मतलब बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करना है कार्बन का, ये तमाम बातें होती है, ठीक है। अभी हमने इसी न्यूज़ डिस्कशन में पढ़ा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में जो है समझौता कर लिया राजस्थान सरकार ने, पहली सरकार बन गई। बट एक जूरिक इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, जूरिक इंश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है, जूरिक इंटरनेशनल की नहीं, सॉरी बोलने में मिस्टेक होगी, जूरिक इंश्योरेंस एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसने क्या दावा किया, इसने कहा है कि भारत का जो नवीकरणीय ढांचा है ना भाई ऊर्जा का, ये बहुत बड़े जलवायु संकट के खतरे में है। क्या समझे नवीकरणीय ढांचा, यानी कि सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो बाड़मेर में, जैसलमेर में,
बीकानेर में, साथ ही इन्होंने गुजरात का भी बोला है। इन एरियाज में जो सौर प्लांट लगाए हैं, ये प्लांट बहुत बड़े खतरे में है। खतरे में कैसे कि इनको हो सकता है आंधी से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है, तूफान से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बवंडर से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है, ऐसी चेतावनी इन्होंने दी है। और ये जो नुकसान है ये 55 बिलियन डॉलर तक हो सकता है 2030 तक। दशक का अंत का मतलब हो गया 2030 तक, ठीक है। और 239 गीगावाट की जो क्षमता है ना, ये खतरे में है 10 राज्यों में, ठीक है। 70% जो सौर परियोजनाएं आपकी वो बवंडर और जंगल की आग, बाढ़ का खतरा, इन सब में फंसी हुई है। 60% जो है 2035 तक आपका लक्ष्य है, और आपने इस पे जलवायु संकट वाले खतरे पे काम नहीं किया है। साथ में ये बोलते हैं कि अगर आपने अपना पैसा 2% पैसा भी, जितना मान लीजिए आपने मान लो 100 रुपये का प्लांट लगाए, सोलर प्लांट, कहाँ पे, जैसलमेर में, अगर आपने 2 रुपये भी खर्च किए होते हैं इन पे, या 2 रुपये भी अब खर्च करते हो, तो ये जो 55 बिलियन डॉलर का नुकसान है ना, ये आधा हो जाएगा, 27 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत बड़ा सिस्टम सेटअप तो बना दिया, लेकिन जरूरी है कि हम उस पे उसकी जलवायु सहनशीलता भी पैसा खर्च करें। जलवायु परिवर्तन से जो आंधी बॉन्डर से जो खतरा है उस पे भी हम काम करें, ठीक है। ये बातें हमने कर ली, ठीक है। गुजरात में भी इस तरह का है, और 2% के निवेश से हम इससे बचा जा सकता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यही थी। आगे बोला जाता है चीन जो है विस्तारवादी मंसूबे हैं इसके, ठीक है। तिब्बत की पहचान मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तिब्बत में आपको याद दिलाऊं, देखिए तिब्बत जो है अलग स्वतंत्र देश हुआ करता था। 1950 के बाद धीरे धीरे तिब्बत पे कब्जा करना शुरू किया, किसने, चाइना ने। और वहाँ दलाई लामा जो है वहाँ के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे। इनको मारने का प्रयास किया तो इन्होंने भाग के भारत में शरण ली, और तब से लगातार चाइना की सरकार वहाँ पे तिब्बत में लोगों को परेशान कर रही है, ठीक है। और बोलते हैं कि तिब्बत पर केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पहचान मिटाने वाला नियंत्रण जो है स्थापित करते जा रहा है चीन। चीन मतलब उनकी पहचान को मिटाना चाहता है, उनकी संस्कृति को मिटाना चाहता है, ठीक है। हमारे लिए क्या महत्व है, भू राजनीतिक महत्व। देखिए तिब्बत के पठार से एशिया की महान नदियाँ आप देखेंगे, ऊपर सिंधु, ठीक है, सतलज, यमुना, ठीक है, नीचे इधर देखेंगे ब्रह्मपुत्र पूर्व में। ये सभी नदियाँ जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, और ये एक सामरिक केंद्र है, ठीक है। वहाँ आवासीय बच्चों को मंदारिन में शिक्षा दी जा रही है, जबकि उनकी जो भाषा है वो अलग है। हान जो संस्कृति है, चीनी संस्कृति को हान संस्कृति बोला जाता है, हान संस्कृति, इसको थोपा जा रहा है उनके ऊपर। और तिब्बती जो उनकी पहचान है, उनका जो कल्चर, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तिब्बत का आधिकारिक नाम भी बदलकर शीजांग कर दिया उन्होंने, ठीक है। नया कानून पारित कर दिया। क्या आपको ये सारी बातें याद रखनी है? नहीं, आपको समझना है कि इंटरनेशनल चीज़ें होती कैसे है, कैसे एक देश दूसरे किसी देश पे कब्जा करता है, उसको परेशान करता है, ठीक है। भू राजनीतिक महत्व क्या है, तिब्बत के पठार पे कब्जा, एशिया की नदियों पे नियंत्रण हो जाएगा। सांस्कृतिक नाश कर रहा है, यानी कि स्कूल में मंदारिन उनको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उनकी पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, नाम बदल दिया, और एक विशेष कानून भी उन्होंने पारित किया है, ठीक है। तो भारत के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि शरण जो है दलाई लामा ने आज भी भारत में ले रखी है। बहुत सारे बौद्ध जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ है बेसिकली वो भी भारत से हुआ है। हाल ही में क्या हुआ है, देखिए 2 जुलाई को यूएन का जो मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, वहाँ प्रदर्शन किया गया उसके बाहर, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो उस हिसाब से आर्टिकल ऐड किया गया है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, एआई यूनिवर्सिटी के बारे में, नई फन प्रजाति के बारे में, राजस्थान टीएफआर के बारे में, नेशनल रेसलिंग के बारे में, कहाँ पे हो रही है, किसने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, टोटल मेडल कितने जीते, सारी बातें आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल समझौता, आईएनएस महेंद्रगिरी, नीरू ढांडा, एंजल कुंवर, विधानसभा महोत्सव, ऊर्जा संकट रिपोर्ट। एक और बात, जो लास्ट तक देख रहा है यहाँ तक, ठीक है, वो प्लीज़ इसको ओके लिख देना, ठीक है, थम्स अप कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसको लास्ट तक देख रहे हैं, और टेस्ट में जब कम नंबर आते हैं देन आपको लगता है कि नहीं यार ये कैसे हो गया, है ना। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये थोड़ी प्रॉब्लम थी आज, बट इसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं, ये अपलोड होना चाहिए, ओके। तो फिर अपन कल के डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। जय हिंद।